Hello everyone and welcome back on my YouTube channel once again. So our today's topic is power. What is power? So we are going to study about power. It power of a person or a machine is defined as the time rate at which the work is done or energy is transferred by it. तो पावर क्या होती है? हमारी पावर वो होती है जिस टाइम में हमारा कोई भी वर्क है वो कंप्लीट हो जाए और जो उसमें एनर्जी है वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए किसी भी काम को करने में। तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा पावर पावर ऑफ अ पर्सन और अ मशीन is the time rate at which work is done or energy is transferred by it. And if a person does work W in time t then its average power, तो उसकी एवरेज पावर क्या हो जाएगी? अगर कोई इंसान कोई भी वर्क कर रहा है W और टाइम t ले रखा हमने, इस टाइम में करता है, तो क्या हो जाएगी एवरेज पावर आपकी? W बाई टी, वर्क डन बाय टाइम टेकन, इट्स आवर एवरेज पावर। ठीक है। थस द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो टू द वर्क ऑफ द वर्क टू द टोटल टाइम। ठीक है, यह आपकी हो गई पावर। व्हेन द इंस्टेंट, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? अगर instantaneous power of an agent is the limiting value of the average power of an agent in a small time interval। बिल्कुल थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए एक लिमिटिंग वैल्यू लगती है आपकी एवरेज पावर में। ठीक है। व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो, टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है या फिर वो जीरो तक पहुंच जाता है। व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो देन वर्क डन बाय ए फोर्स एफ, मान लिया हमने अगर फोर्स फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, डिस्प्लेसमेंट को मान लिया हमने डी आर, तो क्या हो जाएगा अपना डी डब्ल्यू, वर्क डन क्या हो जाता है आपका एफ डॉट एस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को क्या मानना है हमने? डी आर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा अपना एफ डॉट डी आर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर मीन्स थोड़े से समय के लिए जो लगती है, तो वहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम डेल टी जीरो तक। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क डन बाय टाइम, यह होगी आपकी पावर इंस्टेंटेनियस। डेल डब्ल्यू बाय डेल टी इज इक्वल टू, अगर आप इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, यह लिमिट थी हमारी जीरो तक यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी? वर्क डन, हमने अगर डिस्प्लेसमेंट को डी आर से डिनोट किया है तो क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू डी आर। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पी एफ इंटू डी आर बाई डी टी, सेम। ठीक है, इफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी, अगर डी आर अगेन डी आर बाई डी टी हमारा जो वी के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारी होगी वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी वहाँ पे? p इज इक्वल टू एफ इंटू वी, डी आर बाई डी टी क्या होगी हमारी? वेलोसिटी। ठीक है, तो p पावर क्या हो जाएगी आपकी? f इंटू वी। Thus the power of an agent at any instant is equal to the dot product of its force and velocity vector at that point। अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? What is the dimension formula of power? Power is a scalar quantity because it is the ratio of two scalar quantity, work and time। work और time क्या है? इन दोनों का रेशियो क्या है? पावर। और पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी और आपका टाइम भी दोनों क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एम एल एम वन एल टू एंड टी माइनस थ्री, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला पावर का। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है आपकी? यूनिट ऑफ पावर it is watt and we denoted by w। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? वॉट, वी डिनोटेड w। और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका m1 l2 t माइनस थ्री। इसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूले
को, तो क्या हो जाएगा W/T। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे और टाइम का, और वर्क डन का है आपका M1L2 T-2 होता है, बाई टाइम हो जाएगा आपका, तो टाइम ऊपर की तरफ जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई और पावर हो गया, पावर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब बात आती है कोलिजन पे। कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन is an isolated event in which two or more colliding bodies exert strong force on each other for a short time। क्या होता है कोलिजन? एक आइसोलेटेड इवेंट होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो बॉडीज़ होती हैं, अगर वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे से, तो वो बॉडी क्या होती है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है कोलाइड करने के बाद एक दूसरे पर, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई भी बॉडी है, ये एक ये ले ली, अगर ये कोलाइड करेंगी, ऐसे मान लो इस केस में ये कोलाइड किया इन्होंने, तो ये जब अलग अलग होंगी, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा आपका क्रिएट। ठीक है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। फॉर अ कोलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। अगर कोलिजन के लिए बिल्कुल फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारा जरूरी नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स का, तो उसमें क्या हुआ था, अल्फा पार्टिकल मूव्स टुवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस। वहाँ पे उसका न्यूक्लियस के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, और बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के वो अपने वहाँ पे उसने न्यूक्लियस के जो एटम थे उनसे क्या हो गया था, वहाँ पे कोलिजन, और उसके बाद ही कोलिजन के बाद ही वो वापस आ गए थे उसके कुछ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि हम कह सकते हैं कि कोलिजन के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ही ज़रूरी हो। ठीक है, अगर बात आती है अब इसके पार्ट्स की, तो कोलिजन क्या होता है, दो तरह से होता है आपका, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन और ये इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ए कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जैसे हम किसी भी कोई भी आपका कोलिजन होता है जैसे इलास्टिक, तो क्या होता है, वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। और इन इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और अगर आपका इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसकी एक पहचान ये है कि जो फोर्स इन्वॉल्व होगा वहाँ पे ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्व्ड इन नेचर, वो वहाँ पे कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, और इन इलास्टिक में नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, इट्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है इनमें डिफरेंस, जो मैकेनिकल एनर्जी है इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एट्सेट्रा। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वो, तो वहाँ पे आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है मीन्स काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट नहीं होगी हीट में, लाइट में या साउंड में, वहाँ पे कोई कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर इन इलास्टिक की बात करें हम, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है वो क्या होता है आपका इलास्टिक कोलिजन। और कोलिजन बिटवीन द ग्लास बॉल, जो ग्लास की बॉल्स होती हैं आपकी, उनके बीच में क्या जो कोलिजन होता है वो क्या होता है आपका इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इन इलास्टिक की बात करें तो कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोई भी दो व्हीकल हैं उनके बीच में कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, वो इन इलास्टिक कोलिजन। एंड कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ फ्लोर। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल इन इलास्टिक के और इलास्टिक के। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन बेसिकली इसमें काइनेटिक एनर्जी या कोई भी लॉस नहीं होता है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। ठीक है, जैसे कोई भी व्हीकल है दोनों आपस में टकराते तो उनकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा।
तो हो गया आपका इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये टॉपिक हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म, कोलिजन और कोलिजन के पार्ट्स। अब आते हैं इनकी डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में क्या है, इसमें बता रखा है अगर मोमेंटम हो रहा है, किसी लीनियर मोमेंटम हो रहा है कोलिजन में, तो उसका कंजर्वेशन कैसे होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। यहाँ पे इफ़ वी कंसिडर टू बॉडीज फर्स्ट एंड सेकेंड देन द विच इज कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, अगर वो दो बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में कोलाइड कर रही हैं, देन दे एक्सर्ट म्यूचुअल इम्पल्सिव फोर्स। तो वो एक दूसरे पर क्या करेंगी, अगर हम कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगी, वो इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल टी। यहाँ पे टाइम क्या ले रखा हमने, डेल टी। देन द चेंज प्रोड्यूस इन मोमेंटा ऑफ द टू बॉडीज विल बी, तो वो वहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, जैसे लीनियर मोमेंटम अगर फर्स्ट बॉडी पे देखें तो क्या हो जाएगा आपका डेल पी वन F12 इंटू डेल टी हमारा यहाँ पे क्या है टाइम, और F क्या हमारा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। अगर कोलाइड करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट बॉडी है मान लो A, तो A पे जो दूसरी बॉडी है B की वजह से जो A पे फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका F12 एंड डेल P2 इज इक्वल टू F21। यहाँ पे जो सेकंड वाली बॉडी है उस पर जो फोर्स लगेगा फर्स्ट वाले की वजह से, तो वो आ जाएगा आपका F21 इंटू डेल टी। ये होगा आपका टाइम, ठीक है। तो where F12 is the force exerted on the body 1/2 and F21 क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे force exerted on the body 2/1 body 1। So according to Newton's third law of motion we get न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, every action is equal to the reaction is equal to the opposite and negative, means every action has some reaction, ठीक है। F12 क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। तो इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो F12 की वैल्यू क्या थी, F12 इंटू डेल टी इज इक्वल टू F21 नेगेटिव ऑफ इंटू डेल टी। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा F12 डेल टी, ये नेगेटिव में था, इस तरफ आएगा तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटू F21 डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है आपकी P1 की और ये है आपकी P2 की, और P1 और P2 क्या हमारे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0, डेल बार ले लिया हमने, P1 प्लस P2 आ गया अपना 0, तो P1 प्लस P2 क्या हो गया हमारे यहाँ पे कांस्टेंट। सो द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट ईच इंस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये था आपका कि कोलिजन के टाइम पे जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो आपका कंजर्व रहता है, ठीक है, मीन्स कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर हम इलास्टिक कोलिजन कराते हैं वन डायमेंशन में तो क्या होगा, इट इन्वॉल्व टू बॉडीज, ये कोई भी दो बॉडी हैं A और B, मूविंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एंड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं आएगा आपका, एंड कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद भी कंटिन्यू मूव कर रही हैं ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, सपोज द टू बॉडीज A एंड B ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद सम वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है। ये u1 u2 क्या होगी आपकी वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। इफ बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी आपकी, जो ये u1 है वेलोसिटी ऑफ मास m1 ये ग्रेटर देन है u2 से, इससे ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी A की B से, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है v1 ये हो जाएगी आपकी लेस देन v2, मीन्स v2 ग्रेटर देन हो जाएगी एज कम्पेयर टू v1, ठीक है। ये एक तरह से आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अगर बात करें हम
एज अ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन एनी कोलिजन। तो क्या हो जाएगा अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, ये आपने पिछले अभी डेरिवेशन में मैंने करवाया कि कंजर्वेशन क्या होता है लीनियर मोमेंटम का। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है किसी भी कोलिजन में तो क्या आएगा अपना m1 u1 प्लस m2 u2। क्या आ जाएगा आपका यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा आपका m1 v1 m2 v2। यहाँ पे ये बिफोर कोलिजन है आपका और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन, और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब m1 u1 ये इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 या फिर m2 v2 माइनस m2 u2, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम m1 को बाहर ले लें क्योंकि इसमें m1 क्या है आपका कॉमन है, तो m1 बाहर आ गया तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू इसमें क्या है कॉमन m2 बाहर ले लिया तो क्या आएगा आपका v2 माइनस u2। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी कंजर्व है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी भी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका m1 u1 स्क्वायर ये यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर अगर इसको लेके आएंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज करेंगे। अब m1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपका u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। ये क्या कैसे आया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या था u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो गया आपका u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। ठीक है, यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लग रहा है। ठीक है, इंटू यहाँ पे m2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना, यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे v1 प्लस u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल आउट हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, m1 से m1 हो गया। क्या बच्चा है यहाँ पे आपका u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 से आपका ये m2 कैंसिल आउट हो गया और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2। तो क्या रह गया आपका यहाँ पे सिर्फ v2 प्लस u2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v2 प्लस u2। ठीक है, अब u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u अलग से लिख लिया, v अलग से, क्योंकि ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी, ये आफ्टर कोलिजन। तो इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ। तो वेलोसिटी, अब अगर हम बात करें कि वेलोसिटी यहाँ पे वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, ये आपकी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी है उनमें क्या चेंज आता है। इक्वेशन जो फोर्थ है आपकी, वहाँ से क्या होगा हमारा v2 की वैल्यू निकाल ली हमने, जैसे क्योंकि आफ्टर कोलिजन है v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना u1 माइनस u2 प्लस u1। ये नेगेटिव में इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसको इक्वेशन फिफ्थ मान ली हमने। ठीक है, और इस वैल्यू को हम जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे हम, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू m1 u1 प्लस m2 u2 आपका सेम रहेगा इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। तो यहाँ पे v2 था, v2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी अपनी
u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। इसमें जो ब्रैकेट है ये सोल्व आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे m1 u1 है यहाँ पे आपका m1 u1 और m2 u1 को ले लिया तो क्या आ जाएगा आपका m1 माइनस ऑफ m2 इंटू u1, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ है प्लस में है, और अगर इसको इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 इंटू u1, ये कॉमन था इसलिए बाहर ले लिया, प्लस हो जाएगा आपका 2m2 u2, क्योंकि एक m2 u2 ये है आपका, एक m2 u2 ये है, ये नेगेटिव में है, अगर इस तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 2m2 u2 इज इक्वल टू क्या रह गया आपका यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू v1 आप m2 इंटू v1 था, v1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया आपका m1 प्लस m2a, और v1 हमारा कॉमन था तो क्या हो गया हमारा बाहर आ गया ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई ये आपकी बॉडीज की आफ्टर कोलिजन की। अगर बात करें हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, जो हमारी ए बॉडी है उसकी आफ्टर कोलिजन, ये थी आपकी बॉडी बी, ये बॉडी ए को लेंगे, अगर ये थी आपकी कॉमन, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, ए बॉडी को लेंगे तो उसकी कोलिजन के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी v1 की अगर हमने यहाँ से वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगी m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 ये यहाँ पे था कॉमन, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, 6 मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन। तो अगर इसमें v1 की जो इक्वेशन 5 थी आपकी, वहाँ पे अगर v1 की वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये इक्वेशन 5 थी v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, अगर यहाँ पे हम v1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपना निकल के वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे v2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि v1 की वहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो v2 में रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ये आपकी v1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हो गया इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी इन टर्म ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने ये थी आफ्टर कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1 हमारी निकल के आ गई और v2 भी हमारी निकल के आ गई, ठीक है। v1 आपकी ये है और v2 ये हो गई आपकी, ठीक है। तो ये था आपका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर एंड मूव इन एज अ सिंगल बॉडी with the common velocity after the collision, then the collision is perfectly inelastic। क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी दो बॉडी है, ये होगी आपकी मास m2 की, ये m1 की, अगर इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर ये आपकी रेस्ट में होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका u2 की वैल्यू 0, क्योंकि ये रेस्ट पे होगी, और फिर ये मूव करके इसे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, देन द बॉडी ऑफ मास m2 हैपन्स टू द इनिशियली एट रेस्ट भी होगा, क्योंकि इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, एंड आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज मूव टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी v, ये दोनों मूव करेंगे एक साथ इसमें, ठीक है। कोलिजन के बाद ये
साथ में मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी v। ठीक है, समझ में आ गया आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में तो वो ऐसे मूव करेंगी, मीन्स कि सेम डायरेक्शन में, पर वेलोसिटी उनकी अलग अलग होगी, बट इन इलास्टिक में वेलोसिटी सेम हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, जैसे आपको पता ही है, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है हमारे कोलिजन में, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट होता है तो क्या हो जाएगा आपका पी आई इज इक्वल टू पी एफ, मीन्स इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी, दोनों में कॉमन है, सेम वेलोसिटी है v। m1 और m2 दोनों का मास है आपका, तो ये ऐड हो जाएगा इंटू v। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी m1u1 बाय m1 प्लस m2, और u2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोलिजन से पहले को टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, आएगी अपनी हाफ m1u1 स्क्वायर। ये u1 यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, m1 मास होगा उस बॉडी का, तो E1 क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी हाफ m1 क्या था, दोनों का मास ऐड कर दिया हमने m1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी v, तो v का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इसकी जो v की ये वैल्यू आई थी, इस v की वैल्यू को हम इक्वेशन अगर सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। v की वैल्यू क्या थी हमारी m1u1 बाई m1 प्लस m2, ये हमने सेम यहाँ पे रख दी v की वैल्यू, इंटू इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा हाफ m1u1 का स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। इसको सोल्व आउट करेंगे स्क्वायर में ले जाके, तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक जो स्क्वायर में था तो वो एक रह जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया आपका m1 प्लस m2। अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे E1 माइनस E2, वेयर E1 इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड E2 आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी E1 में से ये E2 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तब हमने इसको माइनस किया, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। ये हो गई हमारा लॉस, कि टोटल लॉस कितना हुआ अपना काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और फिर अगर डेल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम, इसमें डेल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई है m1u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 इंटू u1 का स्क्वायर। जो हमारी लॉस था उस लॉस को हटाएंगे तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी आ जाएगी। तो लॉस क्या था m1 का स्क्वायर प्लस बाई u1 का स्क्वायर इंटू 2m1 प्लस m2, इसको हमने माइनस कर दिया, और माइनस करके इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर बाई 2m1 प्लस m2, क्योंकि यहाँ पे m1u1 का स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच्चा क्या m1 m2 u1 का स्क्वायर बाई 2m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशन में यह हो गया आपका इन इलास्टिक कोलिजन, आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब अगर बात करें इलास्टिक कोलिजन की टू डायमेंशन में,